Hello friends, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री लाइफ साइंसेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो है थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री के 3 मेजर टॉपिक के ऊपर वीडियोस कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने पहला किया था केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा मैंने किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, और इस तीनों टॉपिक से लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम 2010 से लेकर 2020 तक का गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए उन सब का डिटेल सॉल्यूशन करके भी वीडियोस मैंने डाला हुआ है। तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इसका लिंक इस आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में भी आ रहा होगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स deals with the study of heat change during chemical reaction। मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पर हीट चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ पर जो हीट चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो हीट इनिशियल एक होगा और एक उसके बाद में हीट फाइनल होगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। इनके बीच का इस ट्रांजिशन स्टेज को, ये जो बीच में ट्रांजिशन स्टेज है, इस ट्रांजिशन स्टेज में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। हीट या तो पहले कितना था और फाइनल केमिकल रिएक्शन के बाद में कितना हुआ, इन्हीं दोनों का डिफरेंस को या इन्हीं दोनों के स्टडी को हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस हीट को एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक में एनर्जी भी दिया है, बात सेम है। मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और एनी प्रोसेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह के जहाँ पर इनिशियल और फाइनल को आप स्टडी करते हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब दूसरा टर्म आया स्टेट फंक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है आप किसी भी वेरिएबल्स का स्टडी कर रहे हो, या तो इनिशियल या तो फाइनल को आप देख रहे हो। यानी स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एट इनिशियल स्टेज एंड at final stage। We cannot study intermediate stage। और यहाँ पर मैं ट्रांजिशन भी लिख सकता। यानी थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी फैक्टर आएंगे उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि आप या तो इनिशियल स्टडी कीजिए या फाइनल स्टडी कीजिए या इन दोनों का डिफरेंस स्टडी कीजिए। आप इन दोनों के बीच के पीरियड को या ट्रांजिशन स्टेज को स्टडी नहीं कर सकते या नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल क्या आएगा, टेम्परेचर, एंथैल्पी, सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, हीट, या फिर एंट्रोपी, या फिर हम लोग इसके अलावा एनर्जी। ठीक है, ये सब स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पर ही थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। तो हम समझ रहे हैं सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड विद इन ए बाउंड्री। जैसे मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो सर्कल के एक आउटसाइड इन होगा और एक इनसाइड होगा। इनसाइड वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम, और आउटसाइड वाले स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। यहाँ पर 3 टर्म, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। क्लियर है। तो सिस्टम क्या है, एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन ए बाउंड्री इज नोन एज सिस्टम। और सराउंडिंग क्या है, स्पेस आउटसाइड ऑफ बाउंड्री। और बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री विच डिवाइड
इन्वायरमेंट इनटू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। देखिए, अब इन सिस्टम और सराउंडिंग को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा, वो इन्वायरमेंट बनेगा। इन्वायरमेंट में दोनों आएंगे। इंटरनल एनर्जी, एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी प्रेजेंट इन their constituents molecule which is used for doing some useful work। ओके, अब आते हैं समझते हैं इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई पार्टिकल से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। ये मॉलिक्यूल के पास अपना कुछ एनर्जी होगा, उस अपने एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी, एनर्जी विच इज प्रेजेंट इंटरनली टू दिस ऑब्जेक्ट। और ये कहीं बाहर से नहीं गेन कर रहा है, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये एनर्जी यूज करता है ये ऑब्जेक्ट फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एंड डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 हो सकता है इनिशियल और E2 हो सकता है फाइनल, ई फाइनल। तो हम लोग E2 माइनस E1 विच इज डेल्टा E विच इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, विच इज E2 माइनस E1। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट प्रॉपर्टी, जो कहना चाहते हैं, या स्टेट फंक्शन। होप सो क्लियर है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी भी क्लियर हो गया। अब ये इंटरनल एनर्जी जो हम लोग ने यहाँ लिखा, ये इंटरनल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी से होता है। जैसे इंटरनल एनर्जी के क्या क्या एग्जांपल, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसके मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशन एनर्जी होगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, या फिर इसके पास काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी, तो या फिर इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी अगर न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो, या फिर इसके पास लाइट एनर्जी, अगर ये लाइट में रखा हुआ तो लाइट को गेन कर रहा है। यानी सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी विच दिस मॉलिक्यूल कैन एब्सॉर्ब इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये इंटरनली इसके पास प्रेजेंट होगा। अब आते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट में, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में जिसके पास पहले से अपना इंटरनल एनर्जी है, इसको अगर मैंने हीट दिया बाहर से, क्यू, हीट, हीट इज ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये अब इस एनर्जी को लेगा, हीट एनर्जी को लेगा, और इट विल डू सम वर्क, ये कुछ काम करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसको जब बाहर से Q एनर्जी मिला तब इसने क्या किया, सम वर्क किया। इस इक्वेशन को याद रखना, E इज इक्वल टू Q प्लस W। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस। जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल, वेट, किसी का अगर छोटा सा टुकड़ा लें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हो सकता है इसका 1 ग्राम हो, लेकिन इसका बड़ा टुकड़ा लें तो हो सकता है 10 ग्राम हो। तो ये जो वेरी कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके साइज पे, यानी इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ऑन क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो साइज बड़ा हुआ, ज़्यादा वेट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आएगा वेट, वॉल्यूम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे। ठीक है, तो स्टेट प्रॉपर्टी के कुछ इसमें जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो। अब आ रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट, विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का छोटा सा टुकड़ा लें या बड़ा टुकड़ा लें, इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसका डेंसिटी, या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेम होगा। मैं बड़ा मॉलिक्यूल लूँ
या छोटा मॉलिक्यूल लूँ, वाटर को मैं 1 किलो लूँ या 1 ग्राम लूँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे ना डिपेंड करे, उसके आइसोथर्मल प्रोसेस। दोज प्रोसेस वेयर टेम्परेचर remain constant even after gaining heat और releasing heat। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, चाहे हीट रिलीज आउट हो चाहे हीट एब्जॉर्ब हो, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कैसे रह सकता है? सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक ये सिस्टम बना दूं, ये एक मैंने बाउंड्री कर दिया सिस्टम, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, और बाहर की तरफ है फॉर एग्जांपल 100 डिग्री। तो ये बाहर से अंदर की तरफ टेम्परेचर ये आना चाहेगा, तो अंदर आएगा तो इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, 10 डिग्री मेंटेन हो। तो जो ये हीट टेम्परेचर गेन कर रहा है उसको हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया जाए, जितना गेन उतना रिलीज, लेकिन किस में रिलीज किया जाए, क्यू के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाए। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट रिलीज होगा। इस हीट रिलीज को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझा, उल्टा ले लूँ, जैसे सिस्टम, अब मैं क्या किया, 100 डिग्री कर दिया और बाहर की तरफ सराउंडिंग कितना कर दिया, 10 डिग्री। तो अब क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, तो बाहर की तरफ टेम्परेचर जाएगा तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कांस्टेंट रहे। तो जो बाहर जा रहा है उतना ही ये सराउंडिंग से ले ले, क्या ले ले, हीट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। जहाँ पर हीट रिलीज किया जाता हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, थर्मोस्टेट, जहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एडियाबेटिक। दोज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच हीट चेंज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर हीट चेंज कांस्टेंट होगा। तो इस वाले केस में हीट चेंज अगर कांस्टेंट हो गया तो कैसे कांस्टेंट रह सकता है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिस्टम और सराउंडिंग लिखता हूँ, यहाँ पर इसमें Q1 की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं 10 कैलोरी लिख देता हूँ। बाहर की तरफ Q की जो है वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये सपोज 100 कैलोरी है। तो यहाँ से 10 से 100, तो बाहर से अंदर की तरफ हीट आना चाहेगा, और हीट अंदर की तरफ आएगा तो इसका हीट गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ये इसकी Q1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ Q1 ऐसा का ऐसा 10 किलो कैलोरी है, 10 कैलोरी है। इसका मतलब है जो इसने हीट गेन किया उसको किस फॉर्म में रिलीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर के फॉर्म में। बाहर की तरफ इस टेम्परेचर को इंक्रीज रिलीज कर दे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर बाहर की तरफ रिलीज आउट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर उल्टा कर दूँ, दूसरा कंडीशन ये लूँ कि सिस्टम यहाँ पर रखूँ और Q1 की वैल्यू यहाँ पर 100 कैलोरी रखूँ और सराउंडिंग की वैल्यू मैंने 10 ले लिया। तो अब ये इस तरफ से हीट बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ कम है। तो अगर बाहर की तरफ हीट जाना है तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर रिलीज्ड होगा। तो टेम्परेचर एब्सॉर्ब का मतलब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, थर्मस बॉटल। थर्मस बॉटल में क्या होता है, अगर मैंने चाय रखा तो चाय या उसका जो हीट है वो कांस्टेंट रहता है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो थर्मस बॉटल इज एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। इंसुलेटेड कंटेनर, इस वाले केस में डेल्टा Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। चेंज इन हीट is going to be 0 because it is a adiabatic process।
और ऊपर वाले केस में यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। ये याद रखिएगा, डेल्टा टी की वैल्यू आइसोथर्मल में 0 होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। इसी तरीके से चेंज इन हीट विल बी 0 इन केस ऑफ एडियाबेटिक। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस, दोज प्रोसेस वेयर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो डेल्टा पी क्या लिखूंगा, 0। आइसोबार, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर। एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन स्पेस, तो ये क्या होगा, आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर ओपन स्पेस कर दिया तो यहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिवर्सल सभी जगह अप्लाई होगा, तो ये वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो प्रेशर सारे यूनिफॉर्म 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई होगा, तो इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ये एग्जाम्पल हो गया आइसोबारिक का। अब आ रहे हैं आइसोकोरिक, दोज प्रोसेस वेयर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर ये क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। जैसे अगर क्लोज कंटेनर में वाटर रखा है, ये वाटर है, अगर आप हीट करके एवोपरेट भी करेगा तो इसके ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर यहाँ बनेगा, लेकिन ये एवोपरेट करके सराउंडिंग में नहीं जाएगा, लॉस नहीं होगा, ये इसी में प्रेजेंट होंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चारों प्रोसेस क्लियर रहना चाहिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स those process which take place in infinite steps and each step is equilibrium with its surrounding। ठीक है, यहाँ पर ये समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हर एक स्टेप स्टेबल प्रोसेस है और इसीलिए वो इक्विलिब्रियम है, कहाँ से, सिस्टम और सराउंडिंग का। ये सिस्टम की बात हो रही है, वो किससे इक्विलिब्रियम पे होगा, सराउंडिंग से। जैसे एक एग्जांपल लें कि अगर मैं हॉट वाटर लेता हूँ, हॉट वाटर इन ए ग्लास, तो फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसकी डिग्री टेम्परेचर होगी 70 डिग्री और ये ठंड के टाइम पे मैंने गर्म पानी एक गिलास में लिया, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होते होते, या रूम का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कि 20 डिग्री है, ठंड का टाइम है, विंटर, और ये हॉट वाटर है, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, पहले 70 से होगा 69.9, फिर 68, 69.8, लाइक दिस होते होते ये आएगा 20 डिग्री पे। तो there are infinite number of steps and each step is a stable to its surrounding, क्योंकि ये हीट कहाँ लॉस कर रहे हैं, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग और ये सिस्टम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो आप इसको भी देख सकते हो, इस वाले को भी देख सकते हो, इस सारे प्रोसेस को देख सकते हो। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ कि इस तरफ मैं टेम्परेचर रख रहा हूँ हॉट वाटर का और इस तरफ मैं टाइम रख रहा हूँ, तो ये टेम्परेचर कैसे होगा, डिक्रीज होते हुए इस तरीके से आएगा। ये फॉर एग्जांपल 70 डिग्री है और ये यहाँ पर आ गया कांस्टेंट 20 डिग्री रूम टेम्परेचर, तो ये मल्टीपल स्टेप्स में होते हुए आएगा और ईच स्टेप इज इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। अब ये प्रोसेस अगर मैं चाहूँ कि वापस से मैं इनिशियल से फाइनल स्टेज, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल स्टेज था और ये फाइनल स्टेज हो गया, तो मैं वापस से फाइनल से इनिशियल स्टेज में जा सकता हूँ, आंसर यस, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये इसी स्टेप को एग्जैक्टली फॉलो करेगा वापस जाने के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में दो चीज़ें समझ में आई कि एक, ये मल्टीपल स्टेप्स में इनफाइनाइट नंबर, इतना ज़्यादा हो कि आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट स्टेप बहुत ज़्यादा, और ईच स्टेप इज इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। थर्ड, ये वापस अपने फाइनल से इनिशियल स्टेज में जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल स्टेप।
और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इन्फिनाइट टाइम लगेगा, इन्फिनाइट टाइम रिक्वायर्ड, वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये हमेशा स्लो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं दूसरा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा नाम बता रहा है, ये वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकता, नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। आप चाह के भी इसको वापस इनिशियल स्टेज में लेकर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ पेट्रोल। इसको समझते हैं कि आपने पेट्रोल में अगर फायर किया, आग लगाया, तो वो तुरंत क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या आप उस CO2 और H2O को वापस से उस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ये ऑलरेडी बहुत फास्ट प्रोसेस है और ये कंप्लीटली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट कर गया। ये इतना फास्ट है कि आप चाहकर भी इसको वापस नहीं ला सकते। तो एक बात ये समझ में आ गया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज वेरी फास्ट। दूसरा कि इट इज इन ओनली few steps, so reaction will take place in only few steps। यहाँ पर इनफिनाइट स्टेप नहीं होगा, ओनली few steps। उसके बाद में यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर ओनली इन इक्विलिब्रियम। सिर्फ यही दो स्टेज यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होंगे, मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में था। ठीक है। वर्क, व्हाट इज वर्क? Work is defined as the displacement of an object in direction of applied force। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो ये कुछ ड्रैग होकर यहाँ पहुँचा। ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए, it is a displacement in direction of applied force is known as work। तो वर्क को कैसे लिख सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर को इस तरीके से लिखें, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड टू पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? प्रेशर इनटू एरिया। इस वाले वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल होगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरीके से प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? नथिंग बट वॉल्यूम। यानी वर्क को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है वर्क इज नथिंग बट इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब इसको यहाँ पर चेंज इन वर्क को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, तो यहाँ पर प्रेशर इनटू dV रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो ये भी चीज़ है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, सारे पे कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है। वर्क को हम लोग, वर्क इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव इफ सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क किया, तब हम लोग इसको लेंगे वर्क इज पॉजिटिव। जैसे ये एक सिस्टम है, बाहर वाला सराउंडिंग है, और अगर सराउंडिंग ने इसके ऊपर वर्क किया, ये वर्क, तब इस वर्क को हम लोग पॉजिटिव में काउंट करेंगे। ये याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग वर्क को नेगेटिव कब रख सकते हैं? वर्क इज टेकन नेगेटिव व्हेन सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। इसका उल्टा, जैसे ये एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, और अगर यहाँ पर सिस्टम ने इस बाहर वाले पे काम किया, सिस्टम, तो ये जो वर्क होगा उस वर्क को हम लोग नेगेटिव लेंगे।
इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक कंटेनर को यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है और ये पिस्टन इस तरीके से अटैच है और यहाँ पर क्या है, गैस। तो इस वाले को हम लोग क्या लेंगे, सिस्टम, और बाहर वाले को क्या लेंगे, सराउंडिंग। अगर अब यहाँ पर किसी तरीके से भी हीट गेन किया Q, ठीक है, और जिसकी वजह से अब ये गैस एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा और जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये कितना ऊपर की तरफ गया, उसको हम लोग P इंटू A इंटू DL से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ सराउंडिंग के ऊपर, तो इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है एक्सपेंशन ऑफ गैस इज नेगेटिव वर्क, या PdV जैसे लिखना चाहते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ रहे हैं दूसरा, इस तरफ आपने फोर्स लगाया, इस तरफ आपने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो गैस है यहाँ पर, गैस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। ये कंडेंस करेंगे, गैसेस क्या हो जाएगा, कंडेंस करेगा। तो यहाँ पर ये कंडेंस करने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन, यानी सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस हो रहा है। तो अगर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब पॉजिटिव PdV, और उस कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस होगा। होप सो ये समझा। व्हाट इज हीट, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इस हीट के बारे में बात करें तो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर भी हीट का साइन, जिसको सिंबल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q कैन बी पॉजिटिव और Q कैन बी नेगेटिव। सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ हीट रिलीज होगा, जैसे ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अगर यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट रिलीज हो रहा है तो सिस्टम के तरफ हीट का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। और सराउंडिंग की तरफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सराउंडिंग की तरफ हीट गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, यानी सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा बात करेंगे, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यानी कब होगा, जब हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और सिस्टम टू सराउंडिंग जब होगा तो ये हमेशा एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा यहाँ पॉजिटिव वाले में ले लेते हैं। पॉजिटिव में कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आया, ये सिस्टम को गेन किया, हीट इसके पास गेन हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। इससे सराउंडिंग से मतलब नहीं, सिस्टम से मतलब है। सिस्टम के पास एक्स्ट्रा हो गया पॉजिटिव वैल्यू, ये क्यों पॉजिटिव लिख देंगे, यानी इसके वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, यानी प्लस Q की वैल्यू कब होगी, जब गैस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस होगा। बस ये दो चीज याद रखना है, एक्सपेंशन कब और कॉन्ट्रैक्शन कब, ठीक है। तो यहाँ पर हीट भी हो गया। अब ये फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, E इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन एंड द हीट? Heat energy is a form of energy and work is also form of energy, but work is more directional, meaningful. It is direction, एक फिक्स डायरेक्शन में वर्क करना है तब मीनिंगफुल वर्क होगा। और अगर वो मीनिंगफुल ना होकर नॉन डायरेक्शनल हो
नॉन डायरेक्शनल वर्क, तो उसको हम लोग कहते हैं हीट। हीट में क्या होता है? वाइब्रेशन। इसको अगर कोई डायरेक्शन नहीं मिला तो ये वाइब्रेट करेंगे, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो आज की क्लास में बस इतने ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।